दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज 12 नवंबर 2024 है। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। ये रही अब तक की हेडलाइंस। गजा में इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान, हमास ने जाल बिछाकर किया हमला, 4 फौजियों की मौत। हिजबुल्लाह ने किया अब तक का सबसे बड़ा हमला, 165 रॉकेट दागे। इसराइल में कई जगह तबाही के मंजर, कई लोग जख्मी। वेस्ट बैंक पर 2025 तक कब्जा करने का इसराइल का है प्लान। फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच ने किया ऐलान, कहा अब आ गया है वक्त। और रियाद में बोले तुर्की के सदर एर्दोगान, यरूशलेम कब्जा लेंगे ज़ायनी, कहा मुस्लिम लीडर्स के निकम्मेपन और बंटवारे से गजा और लेबनान हो रहा तबाह। चलिए हेडलाइंस आपने देखनी, खबरें इससे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले खबर, इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ है गजा पट्टी में, जहां वो लगातार बमबारी करके फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतारा है, वहीं पर उसके फौजियों की मौत की खबर आई है। और ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इसलिए कि एक साथ 4 से 5 फौजी मारे जाने की खबर है। इजरायली सोर्सेस के हवाले से कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने इस खबर को लिखा है कि अकॉर्डिंग टू मीडियाज रिपोर्ट्स, इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स, 4 फौजी उनके मारे गए हैं। इसमें एक अफसर भी बड़ा शामिल है और 5वां जो फौजी ज़ख्मी हुआ है उसकी हालत बेहद संगीन है, बेहद क्रिटिकल है। ये बताया जा रहा है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस ने, हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक एम्बुश लगाया, एक जाल बिछाया, एक गढ़ा लगाया और उसके बाद इस तरफ इजरायली फौजियों को बुलाया और वो उस जाल में फंसे और वहाँ पर उन्हें ब्लास्ट कर दिया। आरपीजी शेल्स और माइंस वगैरह इन सब के बूबी ट्रैप एक था जिसमें आकर 5 इजरायली फौजी हलाक हुए हैं, ये खबर आई है। और ये जो अभी कुछ न्यूज़ हैं ये तो 4 ही बता रहे हैं, लेकिन कई जगह 5 फौजियों की भी खबर है। बताया जा रहा है कि इसमें 1 से 2 लोगों की हालत बेहद ख़राब है। तो इजराइल के एतबार से एक बड़े नुकसान की खबर है। एक ही दिन में एक ही जगह पर, एक ही मोर्चे पर उसके 5 फौजी मारे गए हैं। जाहिर सी बात है कि अब उसके ऊपर, इजराइल के ऊपर प्रेशर होगा, इनकी फैमिलीज़ का भी, कि जल्द से जल्द गजा में जंग ख़त्म की जाए। लेकिन मुझे यकीन है कि इन प्रेशर से तो कम नेतन्याहू नहीं मानेंगे। अगली खबर आप देखिए सर, 7 लोग हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में घायल हुए हैं कहा गया, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा हमला है। अब तक के हिजबुल्लाह के हमलों में सबसे बड़े हमलों में शुमार ये हमला भी गिना जाएगा, क्योंकि 165 रॉकेट दागने की बात खुद टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है। कहा है कि 7 लोग हिजबुल्लाह के हमलों में शिकार हुए हैं, हमलों का जो है निशाना बने हैं, उनके चोटें आई हैं। और इजराइल का जो मिनिस्टर है वो तो लेबनान के साथ सीज़ फायर की बातें कर रहा है। उसकी क्या वजह ये है, 165 रॉकेट्स बाई लाइन में लिखा हुआ है कि नॉर्दर्न इजराइल में दागे गए हैं और इनमें काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं। साथ हालांकि इन्होंने तादाद बताई है। इनकी जो हमलों की तस्वीरें वो अगर आप देखें, मिडिल ईस्ट इंडेक्स ने दिखाया है, काला धुआं, लाल आग और न जाने गुबार धूल के किस कलर के हैं। ये सारे तस्वीरें हैं इस वक्त इजराइल के इलाकों की, और इन इलाकों का नाम है हाइफा, किरियत याम, अक्का। इन जगह पर हमले किए गए हैं 2 वेव में, 2 यूँ कहिए कि बारी में 2 फेज़ में हमले किए गए। उस वक्त इन इलाकों पर 90 रॉकेट दागने की जो है इत्तला दी गई थी, लेकिन इसके बाद और भी जो है रॉकेट्स आए और उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। इसे क्या बताता है, कुछ न्यूज़ नेटवर्क की खबर देख लीजिए। यहाँ इन्होंने एक वीडियो जारी किया है, इसमें सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और इजरायली इलाकों से धुआं उड़ता हुआ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है। ये वीडियो लेबनान की तरफ से बनाया गया है। ये कहा गया है कि आयरन डोम लगातार लेबनान से आ रहे रॉकेटों की कोशिश कर रहा था रोकने की, इंटरसेप्ट करने की, लेकिन वो पूरी तरीके से कामयाब ना हो सका। एक बार फिर से आयरन डोम, एरो और बाकी जो भी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी नाकामी का यहाँ सबूत मिलता है। ख़ास तौर से शॉर्ट रेंज आसपास से जो हमले होते हैं और जो बहुत ही जिनकी हाइट कम होती है, प्रोजेक्टाइल्स की, मिसाइल की या फिर रॉकेट्स वगैरह की, उन्हें आयरन डोम ही इंटरसेप्ट करता है। तो आयरन डोम यहाँ पर एक मरतबा फिर से फेल होता नज़र आया है। बड़ी तबाही के मंजर सामने आए हैं जिसे कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने भी शेयर किया है। ये वो इजरायली इलाके हैं, कई कार और घरों में नुकसान हुआ है जो मैंने आपको कल भी दिखाया था, और ये कुछ लेटेस्ट वीडियो हैं जो ये बताते हैं इजरायली रिहायशी इलाकों में भी आकर हिजबुल्लाह के ड्रोन्स गिरे हैं, रॉकेट्स गिरे हैं। अब एक और ख़बर सर ये है कि 2025 तक फ़लस्तीन का जो वेस्ट बैंक का हिस्सा है उसे कब्ज़ा लेने का प्लान इजराइल के अंदर चल रहा है, और इसको डिस्क्लोज़ किया है खुद उनके फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने। बेजलील स्मोट्रिच ने जो कहा है वो ये है, एक मीटिंग में कहा, फैक्शन मीटिंग में, कि द टाइम हैज़ कम टू अप्लाई इजरायली सॉवरेनिटी ओवर द वेस्ट बैंक। ये वक्त आ चुका है, अब वो मौका है, अब वो क्षण है, अब वो पल है कि जब वेस्ट बैंक के ऊपर
इसराइल की संप्रभुता का, या यूं कहें कि इसराइल के कब्जे का ऐलान कर दिया जाए। उन्होंने इसमें यह भी कहा कि 2025 वो साल होगा जब वेस्ट बैंक पर इसराइल का कब्जा होगा या वेस्ट बैंक इसराइल में मिल जाएगा, आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। आई हैव इशूड इंस्ट्रक्शंस, वो कहते हैं मैंने सेटलमेंट डिवीजन्स को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में इंस्ट्रक्शंस भेज दिए हैं और इस सिलसिले में कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशनल वर्क शुरू करने का और नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को अप्लाई करने का मैंने निर्देश दे दिया है, मैंने ऑर्डर दे दिया। बताइए, ये सब चल रहा है। वेस्ट बैंक कब्जाने की बात चल रही है सर, और कुछ निशानियां मैं आपको बताऊं इनके बयान से मिलती जुलती। ये है हेब्रोन का इलाका जो वेस्ट बैंक में आता है। यहाँ पर इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, ये बंदा बैठा हुआ है, ये फ़लस्तीनी, 2 फ़लस्तीनी नौजवान हैं जिनके आँख पर पट्टी बांधकर इजरायली फौजियों ने बैठाया है। ये अल-फवार रिफ्यूजी कैंप है साउथ ऑफ हेब्रोन में। लेकिन आप इनके बैठने के साथ ज़रा देखिए, ऊपर आपको क्लोज शॉट जब ये होता है जूम इन, तो आपको इजरायली झंडा चढ़ाते हुए दिखाया जाएगा। इजराइल का झंडा ऊपर लहराया जा रहा है, नीचे फ़लस्तीनियों को कैद किया जा रहा है। ये वेस्ट बैंक है। हेब्रोन में आखिरकार इजराइल का झंडा कैसे फहराया जा रहा है? वहाँ तो इजराइल का कब्जा नहीं। ये निशानियां हैं जो स्मोट्रिच ने कही हैं। और एक निशानी कल रियाद में रात में सुनने को मिली, जब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक जज्बाती तकरीर दी। हालांकि लोग कहते हैं कि वो कुछ करते नहीं, तकरीर तो अच्छी करते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल गोल इज टू सेटल इन गजा एंड डिस्ट्रॉय। इजराइल का ये मौक़िफ़ है, इजराइल का ये टारगेट है, ये गोल है कि वो गजा में अपने सेटलर्स को बसाएं, गजा को कब्जाएं और फ़लस्तीनियों की मौजूदगी को ख़त्म कर दें वेस्ट बैंक के अंदर, यानी वहाँ से फ़लस्तीनियों को खदेड़ दें। यहाँ तक कि ईस्ट यरूशलेम में भी, जहाँ मस्जिद अल-अक्सा है, और वो वहाँ पर कंट्रोल पूरा हासिल करना चाहते हैं। देखिए स्मोट्रिच की बात की तस्दीक कहाँ से हो रही है, तुर्की से, जबकि इन्होंने बयान भी नहीं सुना होगा उस वक्त तक स्मोट्रिच का, इनके बयान के बाद आया है। वो ये कहते हैं कि पूरे वेस्टर्न ममालिक ने इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है और ये पूरे मुस्लिम उम्मा की, मुस्लिम वर्ल्ड की एक नाकामी है। वे कहते हैं मुस्लिम कंट्रीज नाकाम रहीं जवाब देने में, इजराइल को बिल्कुल नाकाम रहीं। और जो हालात गजा और लेबनान में इस वक्त ग्राउंड पर हैं, उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। वी मस्ट कोऑर्डिनेट एफर्ट्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट जेनोसाइड परपेट्रेटर्स। और जो लोग कत्लो गारत कर रहे हैं, नस्लकुशी कर रहे हैं, हमें उनके खिलाफ इक़दामात उठाने के लिए, हमें उनके खिलाफ कदम उठाने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक साथ आना होगा। इंटरनेशनल लॉज के मातहत, यूएन के मातहत हमें आपस में जो हमारे इख्तलाफात हैं, हमारे बीच जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, उन्हें हमें भूलना होगा ताकि हम अपने कलेक्टिव गोल की तरफ बढ़ सकें, जो हमारा मौक़िफ़ होना भी चाहिए इंसानी एतबार से भी और मजहबी एतबार से भी। लेबनान में क्या हो रहा है उसकी एक तस्वीर आपको सब बयां कर देगी। न सिर्फ सिविलियंस के घर बल्कि मस्जिदों को ऐसे मिस्मार किया जा रहा है। ये एक मस्जिद का मलबा है जो नीचे गिरा है, एक मीनार है जो खड़ी हुई है, और टावर वगैरह सब टूटे हैं। ये नबाते का इलाका है, साउथ लेबनान में आता है, जहां पर इजरायली वॉर प्लेन्स ने एक और मस्जिद को तबाह कर दिया। क्या दुश्मनी थी? ये जंग सिर्फ इसकी नहीं कि इसने हम पे हमला किया, ये जंग नज़रियाती जंग है जो सैकड़ों सालों से चल रही है। खैर, इजराइल ने लगभग अब तक लेबनान के अपने हमलों में 3200 लेबनानियों की जान ले ली है। ये अपडेटेड आंकड़ा है। और लेबनान में 14,000 लोग अब तक इजराइल के हमलों में ज़ख्मी हो चुके हैं। गज़ा में क्या हो रहा है? गज़ा में एक तो भुखमरी फैल रही, लेकिन दूसरी बात मैं करूंगा पहले। सडन अटैक हुआ कल नुसैरियत कैंप में। अब उसकी डिटेल सामने आई क्योंकि वहाँ नेटवर्क्स वगैरह नहीं है, बाद में खबर आती है, कुछ हिंट पहले मिल जाते हैं, डिटेल्स बाद में आती हैं। इजरायली व्हीकल्स आए नुसैरियत कैंप में, उन्होंने आकर पूरी तरीके से घेर लिया, भयंकर तरीके से हैवी गन फायर किया, गोली चलाई, आर्टिलरी शेल्स और टैंक से गोले दागे, लोगों के घरों पर फायर्ड एट होम्स। इजरायली फोर्सेस पहुंची और उन्होंने हर किसी को, जो कोई मूव हो रहा था, कहीं भी हलचल थी, जो जरा सी भी जुम्बिश कर रहा था, उस पर गोली चलाई। सारे घरों को टैंक्स ने घेर लिया और लोग ट्रैप्ड हो गए इनसाइड होम्स, घरों के अंदर फंस गए। क्वाडकॉप्टर्स इसके बाद ऊपर मंडराते रहे। पूरी सीज बैठा दी गई वेस्ट इलाके में नुसैरियत के। कोई बाहर निकलेगा
तो टैंक्स मार देंगे या क्वाडकॉप्टर्स मार देंगे। वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। इसके बारे में हम आपको अगली खबर बता दें। यूरोमेड एक ह्यूमन राइट मॉनिटर, एक ऐसी एजेंसी है जो लोगों की मदद करती है। अब इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएन से ये कहा है कि गज़ा में आप प्लीज़, और ख़ास तौर से नॉर्थ में आप भुखमरी घोषित कर दीजिए, फेमाइन घोषित कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 50 दिनों से लोगों के पास खाना पानी नहीं पहुँच रहा है। हज़ारों लाखों लोग हैं, सैकड़ों के हिसाब से कोई चीज़ पहुँचती भी है तो वो रेशे बराबर है। उन्होंने कहा है कि लोग तिल तिल कर भूख से मर रहे हैं, बावजूद इसके इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है। क्या यहाँ भुखमरी घोषित कर देने के बाद वहाँ पर राशन और दवाइयाँ, खाने और बाकी चीज़ें पहुँच सकेंगी, पानी पहुँच सकेगा, पता नहीं। इजराइल को यूएन से बाहर निकालने का मुतालबा किया है ईरान ने। कहा है कि वो लगातार वॉर क्राइम्स कर रहा है। कहा है कि सीरिया की कैपिटल दमिश्कस में जो उसने हमले किए हैं उसमें सिविलियंस मारे गए हैं। ऐसे किसी भी काम करने वाले को यूनाइटेड नेशंस में कोई हक नहीं है रहने का, आप उसे बाहर निकालिए। लेकिन क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस की चाबी तो अमेरिका के पास है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा था इराक पर हमला मत करो, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, चले गए सद्दाम हुसैन की रिजीम को बर्बाद करने, तबाह कर दिया इराक को, आज तक तबाह है। वैसा नहीं है जैसा था। लीबिया का क्या हुआ हम जानते हैं। यूरोपीय यूनियंस कुछ सेटलर्स पर, जो कट्टरपंथी उग्रवादी किस्म के सेटलर्स हैं और कभी कभी इनका नाम आतंकवाद में भी शामिल होता है, इन लोगों के ऊपर नए सैंक्शंस लगाने का प्लान कर रहा है। ये अखबार में छपा है। इन लोगों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, इनके सफ़र करने पर, इनके एसेट्स पर। कम से कम इसमें 28 वायलेंट सेटलर्स हैं, उग्रवादी किस्म के 28। इनके ऊपर ये सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है। दूसरी दुनिया की खबरों में सिर्फ एक खबर आपको दिखाऊंगा। जापान ने अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम वही है जो पहले था, शिगेरू इशिबा। ये फिर से री इलेक्ट हुए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ये दुनिया में एक बड़ी हलचल है जो मुझे आपको बतानी ज़रूरी थी कि जापान का मुकद्दर अब कौन तय करेगा, तो इशिबा करेंगे। वो 67 साल के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मॉर्निंग शो देखने के लिए। मेरी कोशिश थी आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें दिखाई जाएं। बड़े वीडियो बनते रहेंगे। एक नई कोशिश कल से शुरू हुई है शॉर्ट वीडियो बनाने की, कि ताकि आपको इधर उधर ना बहकाया जाए, जो कुछ लोग कर देते हैं। लंबे वीडियो 8-10 मिनट एक ही मुद्दे पर खींच देते हैं। नहीं, 3-4 मिनट में आपको स्टोरी दिखाई, ख़त्म, कट टू कट। तो उन वीडियोस को भी देखा करें। बाकी जो शोज़ चल रहे थे वह बदस्तूर जारी रहेंगे। खबरों के खादिम आदिल खान आज़ाद को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, सलामत रहिए। गज़ा, लेबनान, वेस्ट बैंक और दुनिया में जहाँ जहाँ मज़लूम है, चाहे जो भी उनका मज़हब हो, जो भी फ़िरका हो, सबके लिए दुआ करते रहिए।